डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड कर रहे हैं इवनिंग बेसिकली। सर। गुड इवनिंग वंश। ठीक है। तो यस सर। सर जो जो इम्पोर्टेंट हो ना बताते चलना, मैं लिख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या, मैं इस पीडीएफ को शेयर करूंगा तेरे को। पीडीएफ भी कर लियो, और मैं इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ सुन ले पहले। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यस क्या है, अपने सर। क्रक्स समझ ले बस तू, ठीक है। अब उसके बाद सब कुछ समझ जाएगा तू। है क्या, है क्या कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा तो ये लीगल राइट एंड लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएंगी। लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटी की अगर हम बात करें, तो ऐसी राइट्स एंड लाइबिलिटी जिनको हम कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकते हैं। अब अगर सपोज कर कोई पार्टी ऐसी है जो अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट रही है, तो हम उसको कोर्ट में घसीट के ले जा सकते हैं। जैसे सपोज करो, टीचर और स्टूडेंट का अगर कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, तो अगर टीचर बोलते हैं स्टूडेंट से कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा या कुछ भी पढ़ाऊंगा, मतलब लॉ फ्री कोचिंग करवाऊंगा, और आप मेरे को पैसे दे दो, तो अल्टीमेटली दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अभी अच्छा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है तो ओवरऑल। लेकिन मुद्दे ये आता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है। डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, तो डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, उससे दोनों पार्टी बाउंड है। मैं भी बाउंड हूँ और मेरे स्टूडेंट भी बाउंड है। मेरे को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको भी अपना पार्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला जो चीज है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसे बोलते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जब मैं तुम्हें एक चीज बताई थी, जब मैं तुम्हारी उस टाइम क्लास भी लेता था, तो मैं तुम्हें एक सेक्शन बताया था, सेक्शन 37, याद है कुछ? यस सर। सर क्या है याद है, बता। याद है। बता क्या है। सर इसमें इसमें सर जो है पार्टी जो है उसको अपना अपना जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी प्रॉमिस किया हुआ है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो उसे सर हाँ कंपनसेशन देनी पड़ेगी। भाई, ये तो कंफर्म है कि जैसे हमने पढ़ा है ना, सेक्शन 2A बोलता है वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। सेक्शन 2B बोलता है कि एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम प्रॉमिस। सेक्शन 2E बोलता है एग्रीमेंट मेड विथ मीट विद कंसिडरेशन शैल बिकम, सॉरी, प्रॉमिस मीट विद कंसिडरेशन शैल बिकम एग्रीमेंट। उसके अलावा सेक्शन 2H बोलता है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इतना जो सब कुछ बोल रहे हैं हम, इस यस बोलने से सर। फर्क क्या पड़ रहा है? इस बोलने से फर्क क्या पड़ रहा है भाई? क्योंकि बीइंग ए लॉयर या बीइंग एन एडवोकेट या बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि भाई अगर कोई भी लॉ ब्रीच हो रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। तो अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किसी के साथ, तो ये मेरे को पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते ही मैंने राइट्स क्रिएट कर दिए, मैंने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। मेरा राइट है कि आई हैव टू टेक फीस फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स। तो मेरा राइट है, लेकिन मेरी लाइबिलिटी भी तो है। तो राइट के साथ हमेशा लाइबिलिटी चलती है। मेरी लाइबिलिटी है राइट टू टीच कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही मैं अगर तुम सबकी बात करूं, तो तुम्हारा राइट है राइट टू लर्न कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मी। और उसके अलावा तुम्हारी लाइबिलिटी फी पे करना। तो कभी भी राइट आइसोलेशन में नहीं चलता। जब भी कोई सर राइट क्रिएट होगा, राइट के साथ साथ लाइबिलिटी भी जरूर होगी। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, कभी भी लॉ पढ़ रहे हो ये बात याद रखना। राइट के साथ लाइबिलिटी, जैसे तुमने अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी हुई हैं। तो जब बीइंग ए सिटीजन हम एक राइट क्लेम कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट, तो बीइंग ए सिटीजन हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हमें फंडामेंटल ड्यूटी भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो राइट्स एंड लाइबिलिटी एक साथ चलते हैं। ठीक है, राइट और लाइबिलिटी एक साथ हमेशा चलते रहेंगे। ऐसे ही जब कोई भी पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, जब कोई भी पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, सेक्शन 37 में लिखा हुआ है। समझ रहे हो? यस सर, तो, समझ गए। तो डिस्चार्ज का मतलब, अब डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस कैसे हो गया? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऐसे हो गया कि वंश के पास मोबाइल है, उस मोबाइल को मैं बोलता हूँ वंश बेटा मेरे को ये मोबाइल खरीदना है, मोबाइल मेरे को भेज दे तू। वंश कहता है सर लाओ 1 लाख रुपए, मोबाइल ले लो। मैंने वंश को साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वंश को मैंने 1 लाख रुपए पकड़ाए, और वंश ने मेरे को अपना मोबाइल दे दिया। तो वंश ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, मैंने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया। पर इसे बोलते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही सपोज करो, मैं बोलता हूँ कि मैं आप सबको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, आप मेरे को फी पेमेंट करो। आप क्या करते हो, फीस पेमेंट कर देते हो, मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा देता हूँ। आपने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, मैंने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया। तो इसे बोलते हैं डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
जब भी कोई पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करती है तो एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देती है, राइट क्रिएट कर देती है। तो जब उन राइट से लाइबिलिटी से हम डिस्चार्ज हो जाएंगे ना, अभी फर्दर हमें ना तो कोई राइट परफॉर्म करना है, ना कोई लाइबिलिटी परफॉर्म करनी है, राइट ना क्लेम करना है, लाइबिलिटी परफॉर्म करनी है। तो उस कंडीशन में बोलेंगे डिस्चार्ज। लेकिन ये लिखा कहाँ हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन 37 में। तो सेक्शन 37 बोलता है, सेक्शन 37, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट, अगर सपोज करो मेरे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं बोलता हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, आप बोलते हो ठीक है सर, मैं आपसे हम आपसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में होता है तो मैं बाउंड हो जाऊंगा। अब ये बाउंडनेस कहाँ लिखी हुई है, मैं क्यों बाउंड होऊंगा? तो सेक्शन 37 मेरे को बाउंड कर देगा, आपको भी बाउंड कर देगा। अब सेक्शन 37 बोलता है, Section 37 provide for the obligation of parties to contract. It provide that party must either perform. तो पार्टी क्या करेंगी? परफॉर्म करेंगी ही करेंगी कॉन्ट्रैक्ट को, समझ है? या फिर वो क्या करेंगे? प्रॉमिस टू परफॉर्म, ऑफर टू परफॉर्म। तो यस सर। पार्टी पार्टी आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। अगर सपोज करो मैं यहाँ एक बात बोल दूं कि जाओ मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे बताओ? सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी और डैमेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंपनसेशन देनी पड़ेगी, या फिर तुम कर क्या सकते हो? हालांकि ये पर्सनल क्वालिफिकेशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्शन 14 बोलता है सारे का कि ये आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते। लेकिन जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, सपोज करो मैं तेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैं तेरे को अपना, तू मेरे को अपना मोबाइल दे दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। तो मैंने तेरे को पैसे दे दिए, तू मोबाइल नहीं दे रहा है, तो मैं तेरे अगेंस्ट में एक केस कर सकता हूँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। सेक्शन 10, सेक्शन 14, सेक्शन 16 जब पढ़ोगे इस एसआरए में, तो सेक्शन 73 में तो मैं कंपनसेशन ले सकता हूँ तेरे से, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ यस कॉन्ट्रैक्ट। सर। लेकिन मैं उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस भी करा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे को कंपनसेशन ही मिलेगी। फिर तो ऐसा हो जाएगा ना कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, आप 73 में गए, कंपनसेशन ले ली, बात खत्म हुई। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई कम कॉन्ट्रैक्ट करते ही कंपनसेशन दे के आप बच जाओगे। आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, सेक्शन 37 बोलता है। सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन देके नहीं बच सकते। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहे तो कोर्ट आपसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कराएगा। कहाँ लिखा हुआ है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। सेक्शन 10, सेक्शन 14, सेक्शन 16 पढ़ना एक बार, उसका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का वो बोलता है। अब ऐसा तो फिर को कल को हर बार यही हो जाएगा ना कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने पार्टी ने ब्रीच कर लिया कॉन्ट्रैक्ट का, 73 में उसने कंपनसेशन दी और पल्ला झाड़ लिया कि हमने तो आपको कंपनसेशन दे दी, अब हम क्यों परफॉर्म करें? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा एक एक्ट है जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 10, सेक्शन 14 को पढ़ना एक बार। उसमें साफ साफ लिखा हुआ, इफ पार्टी इज नॉट परफॉर्मिंग देयर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन कोर्ट सेल मेक एन ऑर्डर। कोर्ट डेफिनेटली, उसमें अब सेल वर्ड यूज कर दिया गया है, मैंडेटरी जुडिक्शन है कोर्ट की, कि कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराएगा कराएगा। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसे कोर्ट भी परफॉर्म नहीं करा सकता। जैसे सपोज करो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो पर्सनल क्वालिफिकेशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। लाइक अगर कोर्ट कोर्ट चाहे, कोर्ट में जबरदस्ती मेरे से ये थोड़ी बोल सकता है कि मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़, मेरी मर्जी ना पढ़ाऊं मैं। जो पर्सनल क्वालिफिकेशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन वहीं अगर मेरे को कोई गुड सप्लाई करनी होती, मेरे को मोबाइल सप्लाई करना होता, तो कोर्ट मेरे को बाउंड कर देता कि भैया आपने पैसे लिए तो आपको एक गुड तो सप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है? सेक्शन 14 में कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं। अदरवाइज सेक्शन 10 बोलता है कि अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो यू मस्ट हैव टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। और इसे बोलते हो दूसरा, आइदर परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो? यस सर। लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं बेटा। आफ्टर डेथ ऑफ द प्रोमिसर, देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड टू परफॉर्म अनलेस ए कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ये अनलेस ए कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी मैं बताता हूँ। और इससे पहले ये बताता हूँ, तो पहले होता क्या है कि सपोज करो मेरी एक कोई फैक्ट्री, मेरी कोई फैक्ट्री है, मतलब एक ही एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में वो मोबाइल बनाता है, मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है बेसिकली। अब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको, ए के पास फैक्ट्री है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको मोबाइल सप्लाई करूंगा, आप मेरे को 1 करोड़ रुपए एडवांस में दे दो। बी क्या करता है, उसको 1 करोड़ रुपए एडवांस में देता है। जिस दिन बी ने ए को 1 करोड़ रुपए एडवांस में दिए, उसी दिन पैसे लेने के बाद ए की डेथ हो जाती है। अब उस पार्टी का जो सारे राइट्स है ना, जो क्योंकि जो लीगल एयर्स थे, उसका बेटा था सी। तो जो पार्टी थी ए, ए की डेथ होते ही जो उसकी फैक्ट्री के सारे राइट है सी के पास चले गए।
जब सी के पास उस फैक्ट्री के राइट गए तो सी इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर ए। तो सी क्या था, ए का बेटा था। अब एक की तो डेथ हो चुकी है और ए ने 1 करोड़ रुपए ले भी लिए थे। तो वो 1 करोड़ रुपए उसने लेके फैक्ट्री में लगाए, और वो फैक्ट्री सारी की सारी अब किसके हाथ में, सी के हाथ में। तो सी को भी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है, आफ्टर डेथ ऑफ द प्रोमिसर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो? क्योंकि जब आपको राइट यस मिला सर। है तो आपको लाइबिलिटी भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब ये आता है, अनलेस ए कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर सपोज करो एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट के साथ बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख देता है कि भैया अगर कल को मेरी डेथ हो जाएगी तो आप मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मजबूर नहीं करेगा कि वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर, डिफरेंट इंटेंशन। कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो किया था, लेकिन उनको पता था कि अगर किसी भी पार्टी की डेथ हो गई, तो उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिख दिया कि अगर हमारी किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है, ए की या बी की, तो हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको परफॉर्म नहीं करेगा। इसे बोलते हैं अनलेस ए डिफरेंट कॉन्टेंशन अपीयर। अगर ये लाइन उन्होंने मेंशन नहीं की होती कि हमारी डेथ के बाद हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में सेक्शन 37 डायरेक्ट एप्लीकेबल हो जाता, और उनको, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को वो पार्ट परफॉर्म करना ही करना पड़ता। समझ रहे हो? यस सर। दो चीजें बताता हूँ फिर से। आइदर पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी हेडिंग इसमें बनती है, और आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टीज और द प्रोमिसर देयर रिप्रेजेंटेटिव शैल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? अबे यार ये क्या है, 1 मिनट रुक जा बेटा, मैं पूरी पीडीएफ ना, गड़बड़ हुई है इसमें, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। कुछ पूछना हो तब तक बता दे, कुछ समझ में अभी आ रहा है? सर बेसिकली ये जो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हमें यही तो हम्म। बोलना है ना कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है, या फिर ये कह रहे कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो सकता है। हाँ वही है भाई, हाँ वही है। हाँ हाँ, वही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है ना, डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ, देख डिस्चार्ज का तो मतलब, अब तू, मैं बताता हूँ, तुम ना बिल्कुल एक रीजन समझो कि डिस्चार्ज का मतलब तो ये हो गया ना, कि भैया एक पार्टी लाइबिलिटी थी, मेरे को लाइबिलिटी परफॉर्म करनी थी, लेकिन मैंने क्या हुआ, लाइबिलिटी परफॉर्म नहीं करी। ये लाइबिलिटी अच्छा। परफॉर्म करके अपना अपना पीछा छुटा लिया, बस बात खत्म हुई। इसे बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ओके सर। ठीक है? डिस्चार्ज का मतलब है कि अब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है, अब ना तो प्रोमिसर बाउंड है, ना ही प्रोमिसी बाउंड है, कोई भी पार्टी अब बाउंड नहीं है। अब दोनों ने पार्टी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, तो कल को हम दोबारा से बोल दो कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट में हमने डिस्चार्ज कर उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं अब दोबारा परफॉर्म कराऊंगा, सपोज कर। डिस्चार्ज का मतलब तो ये भी हो सकता है ना बेटा, कि सपोज कर तू मेरे से बोलता है कि सर मेरा मोबाइल खरीद लो, मेरा मोबाइल 1 लाख रुपए का है। मैं तेरे को 1 लाख रुपए देता हूँ और तेरे से मोबाइल खरीद लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, 1 लाख रुपए दे दिए। तूने कॉन्ट्रैक्ट में अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो जैसे ही तू अपना पार्ट परफॉर्म कर देगा, तू डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे ही मैं परफॉर्म करूंगा, मैं उस लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होऊंगा। तो बेसिकली क्या होएगा, जब पार्टी परफॉर्म कर देगी तो बस अब उन्हें फर्दर कुछ काम करना ही नहीं है। ना तो तेरे अगेंस्ट में मैं कोई राइट क्लेम कर सकता हूँ, ना तू मेरे अगेंस्ट में कोई राइट क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हमने क्रिएट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट तो हमने परफॉर्म कर दिया ना। तो जैसे ही हमने वो परफॉर्म कर दिया, उसके बाद तुरंत ही हम खत्म, बस बात खत्म हुई। अभी आगे हमें कुछ करना ही नहीं है। तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हो? यस सर। सर ये एग्रीमेंट और नोवेशन मतलब क्या हुआ। अभी बताता हूँ बेटा, 1 मिनट बताता हूँ। अरे यार ये हो क्या रहा है, 1 मिनट बता देता हूँ बस। तो जो मैं बता रहा हूँ पहले वो सुनता रहे, मैं आज सब कुछ वो तो बता के समझ खत्म गया कर। सर। हाँ, लेकिन ऑफर टू परफॉर्म नहीं समझा बेटा अभी तो। 1 मिनट रुक जा बस। अब आते हैं पहले सेक्शन 37, पहले ऊपर ये लाइन पढ़ लो। When the contract is dependent on the personal skill on the death of the promisor, the representative are not bound by obligation। तो पर्सनल स्किल पे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं बता। देख 37 ने 3 बातें बोली, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, सुन लेना।
37 एक बात बोल रहा है, पार्टी मस्ट हैव टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात बोल रहा है 37, आइदर पार्टी हैव टू परफॉर्म और पार्टी ऑफर टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि वो बोल रहा है कि ठीक है सर, एक बार तो या तो तूने मेरे को मोबाइल बेच दिया, तो इसे बोलते हैं पार्टी हैज परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने मोबाइल बेचने के बदले में पैसे दे दिए, तू मैंने परफॉर्म कर दिया, तूने परफॉर्म कर दिया। अब दूसरा केस ये है कि मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ और तू मेरे को प्रॉमिस कर रहा है ठीक है सर मैं 1 महीने बाद आपको अपना मोबाइल दे दूंगा, तो तू ऑफर टू परफॉर्म कर रहा है। तीसरा हेडिंग थी इसमें, और देयर रिप्रेजेंटेटिव सेल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव भी हर बार बाउंड नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके रिप्रेजेंटेटिव बाउंड हो गए। तो रिप्रेजेंटेटिव कब बाउंड नहीं होंगे, एक तो या तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिख दिया हो कि कल को अगर किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है तो हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप बाउंड नहीं करोगे। कहाँ लिखा हुआ है, किस लाइन से प्रूव करोगे इस बात को? मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज कर ए और बी है, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये कंफर्म है कि अगर कल को एक की डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका जो बेटा है जिसने उसके इस जो उसकी जो स्टेट था, उसकी प्रॉपर्टी उसको इनहेरिट किया है ए की प्रॉपर्टी को, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा ऑन द बिहाफ ऑफ ए, क्योंकि ए की तो डेथ होगी, अब उसका बेटा सी है, सी परफॉर्म करेगा। क्योंकि जब राइट उसके पास आएंगे तो लाइबिलिटी भी तो उसको परफॉर्म करनी पड़ेगी ना। अब जब वो सपोज करो उसके पास कोई फैक्ट्री आ रही है सी के पास, तो क्योंकि फैक्ट्री यस से सर। उसको तो फैक्ट्री से मुनाफा मिल रहा है, तो फैक्ट्री की जो लाइबिलिटी है वो भी तो उसे परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 37 यस बोलता है सर। कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेल परफॉर्म। लेकिन कभी कभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं करेगा। ऐसा लिखा हुआ है किस प्रोविजन में, ये मेरे को बता दो। सर ये अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन बहुत बढ़िया, अपीयर्स बहुत बढ़िया। फ्रॉम। अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन अपीयर्स का मतलब पता है क्या हुआ? इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो किया, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लोज ऐड कर दी। उन्होंने बोल दी कल को ए या बी किसी की भी डेथ हो जाती है ना, तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड नहीं होंगे भाई साहब, आप हमारे एलआर से इसको परफॉर्म नहीं करा सकते, लीगल हायर से। तो उस कंडीशन में इसे होता है अनलेस द कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपियर। एक तो लीगल हायर्स कब बचे, जब अनलेस द कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपियर। दूसरा लीगल हायर्स कब बच जाएंगे, जब contract is based on the personal skills of the parties, when where the contract is dependent on the personal skill, on the death of the promiser the representative are not bound। एक मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सिंगर है जिसका नाम है ए कुमार। अब वो ए कुमार बहुत अच्छा सिंगर है, वो गाना गाता है। एक थिएटर ओनर क्या करता है, उस ए कुमार को 5,000 रुपए देता है और बोलता है हमारे यहाँ तू गाना गा। सर जैसे ही वो कितने, पांच हजार पांच रुपए हजार देता है उसे, 5,000 रुपए देता है और बोलता है गाने गा मेरे यहाँ पे थिएटर में आके। ठीक है। अब क्या होता है, ए कुमार जो ए है ना, उस ए की डेथ हो जाती है। ठीक है। अब ए को ए तो गाना गा सकता है, लेकिन उसका बेटा तो गाना नहीं गाता था, वो तो सिंगर नहीं है। तो ए के बिहाफ पे वो उसके बेटे से तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल क्वालिफिकेशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे ही सपोज करो एक टीचर है जो लॉ का बहुत अच्छा टीचर है, वो उस क्या होता है कि उस लॉ के, ये सपोज करो एक साइंस का टीचर है, लॉ का नहीं बोलते यार हम, साइंस का टीचर है। तो साइंस के टीचर के पास ना बहुत अच्छे स्किल्स हैं, वो साइंस पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है साइंस। वो कुछ बच्चों से पैसे लेता है कि मैं तुमको साइंस पढ़ाऊंगा, जिस दिन उसने पैसे लिए उसी दिन उसकी डेथ हो जाती है। अब उसका जो बेटा था उसने साइंस का कभी एस भी नहीं पढ़ा, वो बल्कि गंवार है। तो उस पैसे उसने ले लिए थे, क्या उसके बिहाफ पे हम लीगल एज पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा सकते हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ये पर्सनल क्वालिफिकेशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना। नो इसमें सर। कोई गुड़ थोड़ी इसमें कोई गुड़ थोड़ी सप्लाई करनी है, इसमें कोई मोबाइल थोड़ी सप्लाई करना है, इसमें कोई ऑयल थोड़ी सप्लाई करना है, इसमें कोई फ्रीज थोड़ी सप्लाई करना है। ये तो पर्सनल क्वालिफिकेशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आइदर फॉर सप्लाइंग एनी गुड और फॉर परफॉर्मिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिफिकेशन। तो जो पर्सनल क्वालिफिकेशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें हम कभी भी लीगल हायर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बाउंड ही नहीं कर सकते कि आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। ओके बेटा। यस सर। अब आते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। व्हेन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ प्रॉमिस, then it is said that the party have actually performed the contract। कॉन्ट्रैक्ट कम टू एन एंड आफ्टर एक्चुअल परफॉर्मेंस। मैं मोबाइल खरीदने के लिए वंश को बोलता हूँ, वंश बेटा मेरे को तेरा मोबाइल खरीदना है और 1 लाख रुपए पकड़। वंश मेरे को मोबाइल दे देता है, मैं वंश को 1 लाख रुपए दे देता हूँ, बात खत्म हुई। मैंने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, इसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया। इसे क्या बोल देंगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब आते हैं ऑफर टू परफॉर्मेंस। व्हेन द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज विलिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट and he offers to perform the contract, the duty
is on the other party to accept the performance. This is covered by section 38. तो ये जो सेकंड लाइन है सेक्शन 38 में दी हुई है, अभी हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोमिस टू डिलीवर गुड टू बी on certain day on payment of 1000. A dies before that day. A's representative are bound to deliver good to B, and B is bound to pay 1000 to A's representative. Offer to perform the contract. Section 38. Section 38 provide that where promisor makes an offer of performance and promisee does not accept it, the promisor is not responsible for non-performance, nor does he lose his right under the contract. Essential of valid offer to performance. Following are the essential of valid offer performance. It must be unconditional. It must be made at a proper time and place. It must be under such circumstances. देखो सेक्शन 38 जरूर लिख के आना 37 के साथ. रीजन उसका क्या है कि अगर सपोज करो एक पार्टी बोल रही है, वो एक पार्टी कह रही है कि सर मैं अपना पार्ट परफॉर्म कर दूंगा. आप मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सपोज करो कि ए है, ए बी को साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है. अब ए की हो जाती है डेथ. उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलता है सर मैं आपको गुड सप्लाई कर दूंगा, जो मेरे फादर ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं तैयार हूँ आपको गुड सप्लाई करूंगा. बी डिनाई कर देता है, मेरे को तेरे से गुड नहीं लेने. तो उस कंडीशन में जो अब बी है ना, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की प्री ले सकता. वो ये नहीं बोल सकता कि ए ने या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव सी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया. क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ऑफर किया था. सी तो बोलता है, बेटा तो बोल रहा था कि सर मेरा बाप की डेथ हो चुकी है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको गुड सप्लाई करूंगा. लेकिन जो बी है, प्रॉमिस ही है, वो बोलता है मेरे को आपसे कोई गुड नहीं चाहिए. तो उस कंडीशन में जैसे ही वो मना कर देता है, तैसे ही क्या हो जाएगा पता है? वो डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 38 प्रोवाइड ओके दैट सर। वेयर ए प्रोमिसर मेक एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोमिसी डज नॉट एक्सेप्ट इट. प्रोमिसर मेक कर रहा है, ऑफर कर रहा है, लेकिन प्रोमिसी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा परफॉर्मेंस को. तो उस कंडीशन में प्रोमिसर ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा. इसकी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन ये देख लेना, मैं तुम्हें पीडीएफ भी शेयर करूंगा, ये लिखी हुई है. ये सेक्शन 40 41 में चाहता नहीं हूं तुम लिखो, सिर्फ तुम सेक्शन 38 37 38 लिख लेना इसमें. ठीक है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ सर कॉन्ट्रैक्ट में. हम्म. सर जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सेक्शन 37 और 38 लिखना है ना हमें? परफॉर्म डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सिर्फ एक पार्ट है कैसे कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होंगे. अभी आते हैं कॉन्ट्रैक्ट से कैसे डिस्चार्ज होंगे. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी पार्टी अच्छा। डिस्चार्ज हो अच्छा जाती है. सर, बराबर है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो एक पार्ट है डिस्चार्ज का उसमें आएंगे सेक्शन 37 और 38। 38 आएंगे. अब आते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं. डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. When a party to contract failed to perform the contract, then it is called breach of contract. Breach of contract may be either actual present breach or anticipatory breach. Actual breach of contract is breach of on the due. देखो पहले क्या हुआ था, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं तुम्हें. मैंने मैंने तुमको बोला, मैंने वंश को बोला कि वंश बेटा मेरे को तेरा मोबाइल खरीदना है. वंश ने मोबाइल दे दिया, मैंने पेमेंट कर दी, परफॉर्मेंस हो गया दोनों तरफ से. लेकिन सपोज करो मैंने वंश को पैसे दे दिया और वंश ने क्या किया, मोबाइल अपना किसी और को बेच दिया. तो बेसिकली वंश ने ब्रीच कर दिया ना कॉन्ट्रैक्ट का. अब वंश ने किसी और को मोबाइल बेच दिया, तो मेरे को तो वो बेच ही नहीं सकता उसको, क्योंकि मोबाइल उसके पास है ही नहीं. तो उस कंडीशन में इसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया. वो अलग बात है कि मैं इससे कंपनसेशन ले सकता हूँ सेक्शन 73 में जाके, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म नहीं करा सकते ना. जैसे सपोज करो बी के पास एक कार है, मैं बी को बोलता हूँ कि मेरे को तेरी कार खरीदनी है. मैं उसको कुछ एडवांस भी दे देता हूँ, बोलता हूँ तेरी कार में 2 लाख रुपए में खरीद लूंगा. लेकिन वह क्या करता है, मेरे खरीदने से पहले उस कार को सी को बेच देता है. अब सी क्या करता है, सी को बेचारे को पता ही नहीं होता, सी उस कार को खरीद लेता है. तो अब जो सब्जेक्ट मैटर था वो सब्जेक्ट मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो कार ही एग्जिस्ट नहीं करती. तो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे करोगे, कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म नहीं हो सकता. वो अलग बात है कि हम इसमें कंपनसेशन ले सकते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जब वन ऑफ द पार्टीज ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट is not performing their part of contract, then it is called breach of contract. ठीक है, when a party to contract ओके fail to सर। perform then it is called breach of contract. इसे बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, से बोलते हैं प्रेजेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. वो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये इस पे क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, और ये आया भी हुआ है इस पे. अब एंटिसिपेटरी ब्रीच ध्यान से सुन लेना. Actual breach of contract is the
breach on due date of performance while anticipatory breach of contract is breach before due date of performance। तो एक्चुअल डेट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि सपोज कर मैं और बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। मैं बी को बोल देता हूँ कि आप मेरे को 15 दिसंबर को अपना मोबाइल दे देना, और मैं आपको 15 दिसंबर को आपको पैसे दे दूंगा। 15 दिसंबर को मैं बी के पास पैसे लेके पहुंच जाता हूँ, लेकिन बी क्या करता है, मेरे को अपना मोबाइल नहीं देता। इसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन ऑन एक्चुअल डे ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन एक्चुअल डे ऑफ परफॉर्मेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि परफॉर्मेंस की डेट क्या थी यहाँ पे, कौन सी डेट थी बताओ। मैं बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। मैं बी को बोलता हूँ कि 15 दिसंबर को मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तू मेरे को अपना मोबाइल दे दियो। तो यहाँ परफॉर्मेंस डेट कितनी थी बताओ। सर 15 दिसंबर। 15 दिसंबर। तो इसे बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द डेट ऑफ डे ऑफ परफॉर्मेंस। अब आते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल देख लो इसमें। ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सप्लाई सर्टेन गुड्स ऑन July 1। On 1 July, A does not supply the goods. This is actual breach of contract. Similarly, if on 1st June A inform B that he will not be able to perform the contract, then it is anticipatory breach of contract. अब सपोज करो मैं बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज को। मैं बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और मैं बी को बोलता हूँ कि 15 जनवरी को मैं तेरे से तेरा मोबाइल ले लूंगा और तेरे को पैसे दे दूंगा। हमारी जो डेट ऑफ परफॉर्मेंस है वो 15 जनवरी है, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन 15 जनवरी से पहले 25 दिसंबर को बी मेरे पास आता है और बोलता है भैया मेरा मोबाइल तो टूट गया है, मैं उस मोबाइल को तुमको 15 दिसंबर को नहीं दे पाऊंगा। तो बेसिकली हमने एक एंटिसिपेशन है, एंटिसिपेशन का मतलब है संभावना है पूरी की पूरी कि 15 दिसंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो मोबाइल है वो छूट चुका है। अभी क्या हुआ, एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस तो 15 जनवरी है, वो आई भी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो उससे पहले ही ब्रीच हो गया। जैसे सपोज करो बी के पास एक रेड कलर की कार है और वो मुझे कार अच्छी लगती है। मैं बोलता हूँ बी से कि भैया मेरे को तेरी कार खरीदनी है। बी बोलता है भैया देखो मैं 15 जनवरी को आपको ये कार बेच दूंगा। और लो मैं बोलता हूँ ठीक है 15 जनवरी को बेच देना, मैं तेरे को पहले ही पैसे दे रहा हूँ, मैंने एडवांस में उसको पैसे दे दिए। अब क्या होता है 25 दिसंबर को उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और वो कार उस कार में ब्लास्ट हो जाता है, कार हो जाती है खत्म। तो जो एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे ब्रीच हुआ था, तो वो तो 15 जनवरी अगर होता, अगर 15 जनवरी को भी डिनाई करता, इसे बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो डेट ऑफ परफॉर्मेंस है उससे पहले अगर हम ब्रीच कर दें, इसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या होता है, संभावना, एंटीसिपेशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट occurs when prior to promised date of performance। इसे पढ़ रहा हूं मैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Anticipatory breach of contract. Anticipatory breach occurs when prior to promised date of performance, the promiser absolutely repudiate the contract. Section 39 provide that anticipatory breach of contract could be made by the promiser either by refusing to perform the contract or disabling himself from performing the contract in its entirety unless the promise is signified by word or conduct his acquiescence. When a person makes anticipatory breach of contract, the other party has two options available: rescind the contract immediately or wait for the appointed date of performance। तो बेसिकली एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो एक्चुअल ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस तो ये होगा कि सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट की हमें पता है एक्चुअल परफॉर्मेंस डेट है 15 जनवरी। 15 जनवरी को मैं बोलता हूँ वंस मेरे को तेरा मोबाइल 15 जनवरी को चाहिए सर। वंस बोलता है सर मेरे को आपसे 15 जनवरी को पैसे चाहिए। अब हम 15 जनवरी को मिलते हैं, वंस मेरे को बोलता है सर मैं आपको पर मोबाइल नहीं दे रहा। तो वंस ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन कब किया, एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे। लेकिन सपोज करो मैं वंस को बोलता हूँ वंस मेरे को तेरा मोबाइल 15 जनवरी को चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वंस 25 जनवरी को अपना मोबाइल तोड़ देता है, वंस का मोबाइल चोरी हो जाता है। तो ये कंफर्म है कि 15 जनवरी को वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता। पूरी की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो मोबाइल है, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो खत्म हो गया। तो उस कंडीशन में इसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द prior to actual date of performance when the contract has been breached, that is anticipatory breach of contract। समझ रहे हो मेरी बात, समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? यस सर। Section 39 provide that the anticipatory breach of contract could be made by promisor either by refusing to perform the contract or disabling him from performing the contract in its entirety। तो मेरे को एक चीज बता दो, रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है?
सर मना करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से। बहुत बढ़िया। और ये जो सेकंड पार्ट है, डिसेबलिंग हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ये डिसेबलिंग हिमसेल्फ का सर मतलब क्या होता है? मतलब, सर वो मतलब मतलब बेचारे टाइप है, मतलब वो कर नहीं पाएगा उसको, मतलब क्योंकि वो वो इसलिए नहीं इशू कर ऐसे वो, क्रिएट हो गए हैं। सर कंडीशन जैसे ऐसे जैसे क्रिएट हो गई है कि जैसे वो कर जैसे नहीं इसमें पाएगा। एक सबसे बड़ी एग्जांपल है कि एक सिंगर है जो थिएटर ओनर को पहले ही बोल देता है कि भैया अब देख, मैं तेरा ना थिएटर में ना अगले महीने से गाना नहीं गा पाऊंगा, बेशक तूने मेरे को, तो डेट थी गाना गाने की अगले महीने 15 जनवरी, लेकिन वो आज ही आके बोल देता है, वो अपने आप को डिसेबल कर लेता है, अपना गला खराब कर लेता है बिल्कुल ठंडा पानी पी पी के। तो डिसेबलिंग हिमसेल्फ, और वो उसे एंटायरिटी में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसने, देखो हो सकता है थिएटर ओनर ने बोल दिया हो कि आप आओ हर वीकेंड पे मेरे यहाँ पे सैटरडे और संडे गाना गाओ, तो वो थिएटर ओनर के पास जाता है, उसने 1 दिसंबर से स्टार्ट किया, जितने भी सैटरडे संडे पड़े थे वो गाना गा रहा था, लेकिन वो 25 दिसंबर आते आते उसका गला खराब हो जाता है। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट कुछ तो परफॉर्म कर दिया, लेकिन वो एंटायरिटी में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता। देखो अभी क्या होता है, अगर हम 1 दिसंबर से लेकर और 15 जनवरी तक मान के चलते हैं कि छह छह बार उसे गाना गा रहा था थिएटर में जाके, उसने 3 बार तो गाना गा दिया, लेकिन जो नेक्स्ट फोर्थ जो सैटरडे था ना, उस फोर्थ सैटरडे को उसका गला खराब हो गया, तो वो डिसेबल हो गया, डिसेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स एंटायरिटी, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। तो बेसिकली अगर मैं अब तुम्हें बताऊं, एक चीज याद रखना बस, क्योंकि तुम पहली बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, एक बात याद रखना, अगर तुमसे कोई बोलता है कि व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है व्हेन पार्टी रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सिंपली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बोल दूं कि मैं तुम्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, रिफ्यूज कर दूं, तो दैट इज सिंपली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सपोज करो तुमने मेरे को बोल दिया कि सर जनवरी से हम आपसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, और तुमने मेरे को पैसे भी दे दिए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में भी हो चुका है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं 25 दिसंबर को बोल देता हूँ कि मैं तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो अभी तुम्हारे पास अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट क्या देखेगा, कोर्ट देखेगा कि इनकी जो डेट ऑफ परफॉर्मेंस है वो तो 15 जनवरी है, तो आपका जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है रीजन बिहाइंड इनिशिएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। आप कोई भी लीगल प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट में इनिशिएट कर सकते हो, तभी तो करोगे जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट की डेट थी उसके बाद ही तो आप कर पाओगे। यही तो होता है। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या थी, 15 दिसंबर, 15 जनवरी है, लेकिन 15 जनवरी से पहले 25 दिसंबर को आपको पता चल जाता है कि मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा, तो आपको उस 15 जनवरी का वेट नहीं करना, आप कोर्ट में 25 दिसंबर को भी जा सकते हो। अब जज साहब आपसे पूछेंगे कि आपकी जो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है वो तो 15 जनवरी है, आप 25 दिसंबर को क्यों आ गए? तो आपको उसे सेक्शन 39 प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट में जाके बताना पड़ेगा, सर वी हैव ऑल द एंटिसिपेशन दैट अमित सर विल नॉट टीच अस ऑन 15 जनवरी। क्यों? क्योंकि अमित सर ने रिफ्यूज कर दिया या अपने आप को डिसेबल कर दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, जनरली मैं आपको एक प्रोविजन बताता हूँ कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरा और बी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए और बी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट की डेट ऑफ परफॉर्मेंस है 15 जनवरी या 15 दिसंबर कुछ भी है, तो कॉन्ट्रैक्ट सपोज करो ए अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, बी अपना पार्ट परफॉर्म कर रहा है, तो बी क्या करेगा, सपोज करो मैं, मेरे और वंश के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैं बोलता हूँ कि यार वंश ये कॉन्ट्रैक्ट ना हम 15 दिसंबर को परफॉर्म करेंगे, मैं तेरे से 15 दिसंबर को मोबाइल ले लूंगा और तेरे को 15 दिसंबर को पैसे दे दूंगा। उस कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली अगर मैं 15 दिसंबर को वंश को मोबाइल के पैसे दे दूं और वंश मेरे को मोबाइल ना दे, तो मैं क्या करूंगा, वंश के अगेंस्ट में कोर्ट में चला जाऊंगा। तो जज साहब मेरे से एक बात पूछेंगे कि सर मेरे पास आप क्यों आए हो, तो मैं जज साहब को एक बात बताऊंगा, सर देखो हमने 15 दिसंबर का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, और 15 दिसंबर को मैंने तो इसको पैसे दे दिए, लेकिन ये मेरे को अपना मोबाइल नहीं दे रहा है। तो जैसा बोल देंगे, लेकिन ये कब होगा, एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस के बाद ही तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। लेकिन सेक्शन 39 हमको एक अलग राइट दे रहा है, वो बोल रहा है कि आपको एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस का वेट ही नहीं करना। अगर आप कोर्ट में ये प्रूव कर देते हो ना कि सर ये तो एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप पहले भी केस कर सकते हो। इसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो तरह के ब्रीच होते हैं, एक तो होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो डेट पे होगा, एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस है 15 जनवरी, उससे पहले ही आपको पता लग चुका है कि 15 जनवरी को आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हालत में परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा। इस पे एक केस है, होचेस्टर वर्सेस डी लाटूर, ये याद रखना इस केस को। कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज rescinded immediately, then an action for breach of contract may be brought. The aggrieved party
द एग्रीव्ड पार्टी नीड नॉट टू वेट टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। तो डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? 15 जनवरी। लेकिन 15 जनवरी से पहले मैं 25, देखो, मेरा तुम दोनों का, तीनों का, सबका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैं बोलता हूं कि मैं आपको 15 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं 25 दिसंबर को आके आपको मना कर देता हूँ। तो आप क्या करते हो? आपको एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस तो 15 जनवरी की थी, आपने मेरे को फीस भी पेमेंट कर दी आपने, और हमारे बीच में एक डेट भी डिसाइड हो सकती है, मैं 15 जनवरी। तो आप क्या, अगर मैं 15 जनवरी को आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ाता तो आप क्या करते? कोर्ट में चले जाते। तो आपके पास कोर्ट में जाने का राइट कब अराइज होगा? 15 जनवरी को। लेकिन मैं अगर आपको 25 दिसंबर को आके मना कर देता हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, तो आपको एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस का वेट नहीं करना है कोर्ट में जाने के लिए। आप जो एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस है उससे पहले भी कोर्ट में जा सकते हो। अब कोर्ट आपसे पूछेगा कि आप तो, आपकी जो डेट ऑफ परफॉर्मेंस है वो तो 15 जनवरी, आप पहले कैसे आ गए? तो आप कोर्ट को जाके बताओगे, सर, पार्टी रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म और पार्टी हैज मेड हिमसेल्फ डिसेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्ट आप बोल लोगे। समझ में आया अब कुछ थोड़ा बहुत? सुन भी रहे हो मेरी बात? यस सर, आया सर। यस सर। आया थोड़ा बहुत? तो एक्चुअल सर ब्रीच ऑफ मतलब सर, कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज है सर, एक तो हो गया एक्चुअल ब्रीच और सर एंटीसिपेटरी ब्रीच। सर ये हमें दोनों लिख के आनी होगी। एक्चुअल ब्रीच के लिए ना, एक्चुअल ब्रीच अलग है। हाँ हाँ, दोनों लिख के आनी होगी आपको। क्योंकि देखो, परफॉर्मेंस में तो अलग हो गया, सेक्शन 37, 38। ब्रीच ऑफ हाँ। कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या है कि जब व्हेन पार्टी इज नॉट परफॉर्मिंग देयर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो अब आपको सेक्शन 39 लिखना पड़ेगा। अब सेक्शन 39 में भी आप दो चीज लिख के आओगे। द एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुड बी मेड बाय द प्रोमिसर आइदर बाय रिफ्यूजिंग टू मेक प्रॉफिट। तो इसमें दो हेडिंग बनती है। जब पार्ट प्रोमिसर रिफ्यूज कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, और प्रोमिसर अपने आप को डिसेबल कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए इन इट्स एंटायरिटी। समझ रहे हो मेरी बात को? इसके लिए एक बार यस सर। सेक्शन 39 भी ढंग से पढ़ लेना विद इलस्ट्रेशन। अब आते हैं भाई हम डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और नोवेशन। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट सर क्लास क्लास स्टार्ट कर ओवर रहा हूँ। होने वाली होगी। हाँ, तो मैं वही नेक्स्ट तो। क्लास स्टार्ट कर वही रहा हूँ सर। अभी। कर ज्वाइन करनी है ना अभी? हाँ यस सर, करनी है बिल्कुल। तो ठीक है, मैं दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ उसको, ठीक है? ठीक है यस गौरव, सर। उसको कर लियो, उसको भी कर लियो एक बार। ओके सर, ओके। ओके बेटा, मैं करता हूँ 1 मिनट बस।